क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। देखिए 29 मई का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी यूपीएससी यूपीपीएससी के लिए बहुत सारे नोटिफिकेशन और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं दूंगा, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओवरऑल भी सारे नोटिफिकेशन वीडियोज़ के यहाँ पर मिलते हैं, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 9650347272 ये हमारा नंबर है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो पेड ग्रुप्स के लिए, या फिर कोई डाउट है, कुछ भी आपको उस स्टडी संबंधित बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशंस में। उनको हम लोग देखेंगे विस्तार से, लेकिन पहले थोड़ा सा इनका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखिए, माइक्रो सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम, ठीक। तो मतलब एक जगह जो है क्लस्टर टाइप से बनेगा, तो इसका विकास करना है, डेवलपमेंट करना है। तो कैसे क्या करना है, कौन सी जो है मिनिस्ट्रीज में आएगी, क्या क्या हस्तक्षेप इंटरवेंशन करने वाली, वो सारी चीज़ें देखेंगे। इंडियन बिजनेस पोर्टल, इसमें इंडियन के जो एक्सपोर्टर्स हैं और फॉरेन जो बायर्स हैं उनके लिए एक इंटरफेस, एक पोर्टल दिया गया है। दोनों लोग यहाँ पर आके अपना खरीद फरोख्त कर सकते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है ना, जिसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और वो सारी चीज़ें होती है, तो उसी में एक प्रावधान है सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज फर्स्ट में कि नेशनल पार्क के अंतर्गत किसी समुदाय जो रह रहा है काफ़ी टाइम से, तो उसको वहाँ का उस समुदाय को फॉरेस्ट रिसोर्स का अधिकार है, उस पर लॉ बनाने का, उसको रेगुलेट और स्थायी रूप से यूज़ करने का। तो वो दिया गया है। अभी दूसरे स्टेट ने किया, सिर्फ दूसरे स्टेट ने किया है अभी। तो कौन कौन है उनके बारे में देखेंगे, कौन कौन से नेशनल पार्क है वो भी देखेंगे। नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन फंक्शन इन हेल्थ एंड डिजीज। अब देखो क्या हो रहा है कि जूनोटिक डिजीज बहुत हो रही है, मतलब एनिमल से जो ह्यूमंस में डिजीज बहुत जो है ट्रांसफर हो रही है। तो पुणे में IISER जो पुणे है, वहाँ पर ये एक बनाया जा रहा है इंस्टीट्यूट, ठीक। तो क्या करेगा ये भाई साहब, ऑलरेडी जो रैट रैबिट इन सब पे जो चलते हैं रिसर्चेस, तो उनको जो है वहाँ पर दिया जाएगा जल्दी से, ताकि इंपोर्ट करने की देरी ना हो और तेजी से काम हो सके इन सब हेल्थ और डिजीज के संबंध में। AGMUT, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि एक IAS जो दंपति थे वो प्रयागराज, दिल्ली के प्रयागराज स्टेडियम में अपने डॉग को जो है टहलाने के चक्कर में उन्होंने कहा कि एथलीट से कि तुम लोग घर जाओ जल्दी, मुझे डॉग टहलाना है। तो उन लोग को टहला दिया गया है काफ़ी दूर, ठीक। एक को अरुणाचल प्रदेश भेज दिया गया है, दूसरे को लद्दाख में। लेकिन इस पर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, वो क्या चीज़ है देखेंगे। सेला मकॉक, सेला आप लोग को पता है, सेला पास मैंने आप लोग को बताया था, सेला टनल बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये नई स्पेशीज आई है, कैसे ये डिफरेंट है वो सारी चीज़ देखेंगे। गति शक्ति ट्रेन, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा वंदे भारत ट्रेन, ठीक। तो वो तो पैसेंजर्स के लिए है और सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। वैसे ही गति शक्ति जो है ये मालगाड़ी यानी कि फ्रेट के लिए है, ये भी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, गति शक्ति ट्रेन, ठीक है। फ्रेट से संबंधित मालगाड़ी। ट्रू रैंडम नंबर जनरेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। जैसे आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो उसमें कुछ रैंडम नंबर होता है, ठीक। लेकिन वो ट्रू रैंडम नंबर नहीं होता है। ट्रू रैंडम नंबर और रैंडम नंबर क्या डिफरेंस है, और ये भी IISC जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलोर वाला, उसने बनाया। ये कैसे, इस क्या चीज उपयोग करता है वो सारी चीजें बताएंगे इसमें। इंटरनेशनल बुकर प्राइज टूम ऑफ सैंड, ठीक। ये गीता श्री जो है गीतांजलि श्री जी को मिला है, पहली बार मिला है किसी भारतीय लैंग्वेज में से। तो उसके बारे में देखेंगे पूरी। और भारत ड्रोन महोत्सव, ठीक। तो ड्रोन पॉलिसी क्या है, PM स्वामित्व योजना क्या है, और क्या क्या ड्रोन के यूज हो सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर जानेंगे। तो ये हो गया ओवरऑल रिव्यू। अब देखते हैं थोड़ा सा विस्तार से। देखिए आज मैंने क्या किया है कि कई लोग की ये क्यूरी रहती है कि सर नोट्स कैसे बनाए, ठीक है ना। जैसे तो मतलब जब मैं कहता हूँ कि कभी भी नोट्स पहली रीडिंग में ना बनाए, ठीक। अगर जैसे बेसिक बुक्स पढ़ रहे हैं तो पहली रीडिंग में ना बनाए, दूसरी रीडिंग में भी ना बनाए, थर्ड रीडिंग में बनाए, ठीक। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि बनाना है पहली रीडिंग में ही, तो 100 इसका मतलब रूल है मेरा 10% रूल, यानी कि अगर 100 शब्द हैं तो 10 शब्दों से ज़्यादा होने नहीं चाहिए। क्योंकि पहली रीडिंग में क्या होता है, हर सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगता है और सब कुछ आप जो है उतारने की कोशिश करते हो नोट्स में, तो उससे बढ़िया तो फोटो स्टेट करा लो, ठीक। तो यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा जो है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक। तो ये जो पूरी न्यूज़ है इसको देखिए मैंने सिर्फ इतने उसमें जो है कर रखा है। तो ये होता है तरीका नोट्स बनाने का, ठीक है। अब देखिए इसको समझ लेते हैं। मीडियम, माइक्रो एंड स्मॉल, ठीक। मध्यम की बात नहीं हो रही, मीडियम की बात नहीं हो रही, एंटरप्राइज
क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, अभी नई गाइडलाइन यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है, इसकी नई गाइडलाइन निकाली है। उसमें क्या करना है, उसमें ये करना है कि जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनकी प्रोडक्टिविटी और कंपटीशन को बढ़ाना है। और वो कैसे बढ़ाएंगे भैया, कैसे, तो उसके लिए जो है आपका ये क्लस्टर कॉमन फैसिलिटी सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये दोनों में कुछ कुछ चीज़ें ये गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, जिससे कि ये माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस की प्रोडक्टिविटी और कंपटीशन बढ़ेगी। ठीक, तो देखिए जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है उसमें गवर्नमेंट कुछ अनुदान देगी 50 से 60% तक, ठीक, 70-80% तक भी देगा, लेकिन 70-80% तक देगा जो है वो स्पेशल एरियाज को। स्पेशल एरियाज कौन कौन से होते हैं, वही हिल वाले एरिया हो गए, नॉर्थ ईस्ट वाले एरियाज हो गए, ठीक, आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होगा, इन सबको। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए दो चीजें हैं, एक तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, ठीक है, जिसमें कि नया इंडस्ट्रियल स्टेट बनाए या फिर फ्लैटेंड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बनाए, तो उसके लिए जो है आपका ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और वहीं अगर ओनियन करना है यानी कि अपग्रेडेशन करना है तो उसमें थोड़े कम पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट और फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। तो ये देखिए सिर्फ इतने में आपका पूरा टॉपिक यहाँ पर मैंने जो है निचोड़ के रख दिया। ठीक, तो ये चीजें हैं आपका। और इसमें जो लागू करना है गाइडलाइंस को, वो 15वें फाइनेंस कमीशन साइकिल में करना है। मैंने आप लोग कई बार पूछा है कि बताइए किस 1 अप्रैल से किस जो है 31 मार्च तक का है ये कमेंट करके आप लोग जो बताइएगा 15वां वित्तीय कमीशन का साइकिल क्या है। अगला टॉपिक क्या है, इंडियन बिजनेस पोर्टल। ठीक, अब किसने लॉन्च किया यहाँ पर, ये लॉन्च किया जो हमारी मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, उन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, और अब इसके भी देखिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देखिए पूरा जो है इतना भी कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आएगा। ठीक, जब भी व्यापार ट्रेड की बात होती है ना तो मिनिस्ट्री कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत ही आता है, ऐसा ध्यान रखना। तो ये है इंटरनेशनल बिजनेस पोर्टल। ठीक, इंडियन बिजनेस पोर्टल। ठीक है, इंडियन बिजनेस पोर्टल जो है आपका क्या करता है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स जो निर्यात करना चाहते हैं और फॉरेन बायर्स जो इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं, उन दोनों के लिए एक बीच में वेबसाइट कर दी कि बायर और सेलर्स आके यहाँ पर जो है अपने सामान को खरीद फरोख्त कर सकते हैं। ठीक, इसको डेवलप और डिजाइन किसने किया है, आपका फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल लिंकर ने मिलकर आपका डिजाइन और डेवलप किया है। इंडियन एक्सपोर्टर्स को क्या फायदा होगा भाई, नए नए मार्केट्स मिलेंगे, ठीक है, फॉरेन बायर्स के, ग्लोबली सेल कर सकते हैं, डिजिटल उनकी प्रेजेंस हो जाएगी, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। वही फॉरेन बायर्स के लिए क्या है भैया, ट्रस्ट हो जाएगा। ट्रस्ट क्यों, क्योंकि ये इंडियन एक्सपोर्टर्स गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे है, तो गवर्नमेंट ने अपनी जो है सारा दस्तावेज वो सब कुछ देख रेख कर रखा है, तो एक गवर्नमेंट सपोर्टेड है, तो ट्रस्ट बनेगा फॉरेन बायर्स को भी कि हाँ इनसे खरीद सकते हैं और नए नए क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है इंडिया के यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक, तो ये इंडियन बिजनेस पोर्टल आपका इंडियन एक्सपोर्टर और फॉरेन बायर्स के लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। अगला टॉपिक इन्वायरमेंट संबंधित। देखिए नेशनल पार्क में भी कई सारे जो फॉरेस्ट होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, तो उसमें भी कुछ बहुत सारे समुदाय रहते हैं और कई सालों से पीढ़ियों से रह रहे हैं, तो उनका उस समुदाय का फॉरेस्ट रिसोर्स पे क्या राइट्स हैं, तो ये देने का प्रावधान जो है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में 6 के सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 में आपका दिया गया है। ठीक, तो वैसा ही ये दूसरी बार हुआ है भारत में। इससे पहले देखिए पहला वाला समझ लेते हैं, सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है उड़ीसा में, वहां पे आपका कम्युनिटी रिसोर्स फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स दिए गए थे। अभी छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी नेशनल पार्क में दिया गया है ट्राइबल कम्युनिटी को आपका कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स। ठीक, तो ये देखिए नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क के अंतर्गत ये कम्युनिटी है ए, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी जिसको ये कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स दिए गए हैं, और ये दिए गए हैं सेक्शन 3 के अंतर्गत फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के। और इसमें क्या है, ये कुछ रूल बना सकते हैं जिसके जरिए ये जो फॉरेस्ट रिसोर्स है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है ना, उसको जो है आपका रीजनरेट करेंगे, फिर से वो मतलब उग जाए, तो ऐसा ना करें कि बिल्कुल ही खत्म कर दें, कंजर्व करेंगे, संरक्षित करेंगे, ठीक, मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीजें अभी कांगेर घाटी नेशनल पार्क में अभी सेकंड टाइम हुआ है छत्तीसगढ़ में, और पहली बार सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा ने किया था। ठीक, नेशनल पार्क बताइए किस एक्ट के अंतर्गत बनाया, मतलब रिकॉग्निशन मिलती है, ये बताइए, मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन फंक्शन इन हेल्थ एंड डिजीजेस। अब क्या होता है कि जब भी कोई
वैक्सीन वैक्सीन लाई जाती है तो उसको पहले हम किस पे यूज़ करते हैं भाई? रैट पे करते हैं, गिनी पिग्स पे करते हैं। गिनी पिग्स वो जो होते हैं मतलब चूहे की प्रजाति होती है, ठीक, गिनी पिग्स बोला जाता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और रैबिट्स के ऊपर की जाती है। तो ये सब हम लोग ज़्यादातर जो है इंपोर्ट करते हैं, टाइम लगता है, वो सारी चीज़ होती है। तो अब क्या किया, ये ज़रूरत थी हमारी कि हम एक नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन फंक्शन इन हेल्थ एंड डिजीजेस, ऐसे रैट, राइस, सॉरी माइस और रैबिट्स जो हैं, इनको तैयार रखें और जो रिसर्च कर रहे हैं हेल्थ डिजीजेस, कैंसर से लेकर जो भी डिजीजेस पे रिसर्चर्स जो वर्क कर रहे हैं उनको रेडली प्रोवाइड करें एनिमल मॉड्यूल्स। तो ये अभी ध्यान रखना, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनॉग्रेट किया है आपका पुणे में, ठीक है। तो ये आपका हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं है, मिनिस्टर कौन, एजुकेशन मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है आपका IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, पुणे के अंतर्गत ये बनाई गई है फैसिलिटी, NFG FSD। और इसको सपोर्ट कर रहा है कौन, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। वाई हम लोग ने बता दिया भैया, एनिमल मॉडल्स रेडली अवेलेबल होगा, आयात करने की जरूरत, इंपोर्ट करने की जरूरत देरी नहीं होगी। और ये देखिए इसका मैंने नोट्स यहाँ बनाया गया है। NFG FSD जो है ये IISER पुणे में बनाया गया, सपोर्ट DBT कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्यों बनाया गया? क्योंकि जेनेटिक डिजीजेस बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। आप देखो ना, ये कोरोना भी जेनेटिक डिजीज ही है, ठीक, बोला था बैट से आया है। तो इसी तरीके से क्या है कि जो रैट है, रैबिट है, इनमें जीन एडिटिंग टेक्निक का यूज किया जाएगा। ये है क्रिस्पर और Cas9 सिस्टम। अलग से क्वेश्चन भी पूछा आ चुका कई बार कि ये क्या है। ये जीन एडिटिंग टेक्निक है, उनका उपयोग करते हुए रिसर्चर्स को जो स्टडी कर रहे हैं कई सारे डिजीजेस पे, उनको ये जो है मॉड्यूल्स, एनिमल मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक। अगला टॉपिक देखिए, एगमुट का है। एगमुट क्या है? वही जो अभी एक IAS दंपति थे, दिल्ली के प्रयागराज स्टेडियम में, उन्होंने कहा एथलीट से कि तुम जल्दी तुम लोग पैकअप करो, मुझे अपना कुत्ता टहलाना है। तो चक्कर में फिर ये काफ़ी सोशल मीडिया पे आ गया। तो केंद्र गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये दोनों ही IAS अधिकारी जो थे, ये AGMUT कैडर के थे। AGMUT कैडर जो होता है आपका अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरीज। भारत में यूनियन टेरिटरीज कितनी? 8 हैं। तो उस कैडर के थे दोनों ही। तो इनको एक को तो उठा के डाला गया अरुणाचल प्रदेश में, दूसरे को डाला गया लद्दाख में, ठीक। अरुणाचल प्रदेश स्टेट है और लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरी है। लेकिन अब इस पे बवाल ये उठा कि भाई साहब, क्या मतलब जो इस टाइप के बेकार टाइप, मतलब जो उल्टी सीधी हरकतें करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS अधिकारी हैं, तो क्या इनको आप डंप कर दोगे ये AGMUT अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में? तो क्या ये जगहों पे क्या इस तरीके के खराब टाइप के जो गलत नौकरशाह हैं उनको यहाँ पे डालना चाहिए? ठीक, क्या ये लोग क्या बेफिजूल के स्टेट और वो है क्या? तो ये थोड़ी सी यहाँ पर जो है एक क्रिटिज्म हुआ इस डिसीजन का। अब यही है, सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्या करें क्या ना करें। जो भी करो कुछ ना कुछ क्रिटिज्म तो होगा, कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, बट बेस्ट आपको डिसीजन लेना पड़ता है। यही सब केस स्टडीज जो होती है ना जनरल स्टडीज पेपर 4 में, उसमें आपको बेस्ट जो होता है वो लेना पड़ता है डिसीजन। खैर, अगला टॉपिक है सेला मकाक। मकाक जो है आपको जैसे प्राइमेट दिख रहा होगा, बंदर की एक प्रजाति दिख रही होगी। तो ये नई स्पेशीज ओल्ड वर्ल्ड मंकी की अभी ढूंढी गई है अरुणाचल प्रदेश में, और वो भी जिसका नाम जो है स्ट्रेटेजिक माउंटेन पास, एक दर्रा है सेला दर्रा, तो वहाँ उसके नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो सेला दर्रा, सेला टनल, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए देखिए क्या हुआ है कि जो सेला दर्रा था, ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश के वेस्टर्न साइड में पड़ता है, ठीक है, असम के जस्ट ऊपर। तो ये अलग हो गया, मतलब ये आपका सेला पास है, बाकी अरुणाचल प्रदेश के जो बंदर है मकाक है उससे, तो ये 20 लाख सालों से अलग हो गया। तो इसमें काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हो गई, इसीलिए नई स्पेशीज जो है इसको बोला जा रहा है। और ये स्पेशीज किसने बताई है कि नई स्पेशीज है, और क्यों बताई है वो बताता हूँ। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के साथ में मिलकर बताया कि ये नई स्पेशीज है, सेला मकाक इसका नाम दिया है। क्यों? क्योंकि इसकी टेल जो है वो लंबी है, तिब्बतियन, आसामी और अरुणाचल प्रदेश मकाक से, वाइट चीक मकाक से, लेकिन छोटी है बोनेट और टॉक मकाक से, ठीक। तो टेल का डिफरेंस है। ब्राउन कॉलर हेयर है, ठीक है ना, ब्राउन कॉलर हेयर है, और चिन विस्कर्स जो मूंछ है वो है नहीं, ठीक। तो ब्राउन कॉलर हेयर, ठीक, और जो यहाँ पे चिन पे जो विस्कर्स हैं वो नहीं है। तो इसके लिए जो है ये एक अलग जो है इसको स्पेशीज बोला गया है। और जो ये सेला दर्रा है ये एक ज्योग्राफिकल बैरियर बना 20 लाख सालों के लिए, जिसकी वजह से नई स्पेशीज बन गई है ओल्ड वर्ल्ड मंकी की, ठीक, सेला मकाक अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। अगला टॉपिक जो है गति शक्ति ट्रेन है। गति शक्ति ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन दोनों ही सेमी हाई स्पीड ट्रेन हैं,
लेकिन वंदे भारत इस जो ट्रेन है वो आपकी पैसेंजर्स के लिए है। वहीं गति शक्ति ट्रेन जो है ये एक मालगाड़ी है, यानी कि फ्रेट सेक्टर में है, माल ढुलाई का काम करती है। दोनों की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के आसपास रहती है। और जो है आपका एक गति शक्ति ट्रेन, ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है चेन्नई में, वहाँ इसका निर्माण किया जा रहा है। दिसंबर 2022 में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गति शक्ति ट्रेन हमें मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे मैंने दूसरा तरीका बताया आप लोगों को कि नोट्स आप जैसे पढ़ते हो तो उसको वो कैसे कर सकते हो, जैसे आप ऐसे कुछ हाईलाइट कर लो, ठीक। फिर ये जैसे मैंने एरो बना रखे हैं, आप लोग टिक कर सकते हो कि वंदे भारत की तरह ही है, 16 कोच होंगे इसमें। चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बना रहा है, 25 ऐसी ट्रेन का लक्ष्य हमारा गति शक्ति ट्रेन का, ठीक। इनका उपयोग ई कॉमर्स और कोरियर पार्सल सेगमेंट में किया जाएगा। कुछ फैक्ट यहाँ दिए गए हैं ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के इंडिया में। अभी जो है भारत 2020 में 8वां लार्जेस्ट मार्केट है ई कॉमर्स के लिए पूरी दुनिया में, 50 बिलियन का। लेकिन इसको कहा जा रहा है 2030 तक $350 बिलियन होने वाला है, ठीक। तो ये फैक्ट आपका हो गया। ट्रू रेंज नंबर जनरेटर, अब देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित है। ट्रू रेंज नंबर जनरेटर एक क्या है, जैसे आप लोगों को देखा होगा क्रेडिट कार्ड होता है, एटीएम कार्ड होता है, तो उसमें जो वो एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है ब्लैक रंग की, तो उसमें एक अलग सा क्रिप्टोग्राफिक नंबर दिया जाता है ताकि उसकी यूनिकनेस बने। मतलब आपका कार्ड आपके पास ही, आप ही यूज कर पा रहे हो, वो एक यूनिक है, अलग है। तो एक रैंडम नंबर जनरेट किया जाता है। लेकिन ट्रू रैंडम नंबर जनरेट करने में और रैंडम नंबर में फर्क होता है, ठीक। दोनों ही देखिए क्रिप्टोग्राफिक कीज हैं, ठीक। कुछ ऐसी मतलब क्रिप्टोग्राफिक जो आप ही खाली यूज कर पाओ, यूनिक होता है, ठीक। तो जो रैंडम नंबर बनाए जाते हैं, ये क्रेडिट कार्ड सब में यूज होता है, वो या तो किसी मैथ के फॉर्मूला पे होता है, वो लगता है कि भैया रैंडम नंबर है, एक ही है, ठीक, यूनिक है, लेकिन वो किसी फॉर्मूला पे बेस्ड होता है या फिर प्री प्रोग्राम टेबल पे यूज होता है, उस पर बनाया जाता है, ठीक। तो ये हो सकता है कि एक बार कोई फॉर्मूला वो जान जाए तो ये रैंडम नंबर निकाले कि हाँ भाई साहब फला फला का ये नंबर हो सकता है, ठीक। लेकिन ट्रू रैंडम नंबर जो है ज्यादा अच्छा क्रिप्टोग्राफिक की है, ज्यादा साइबर सिक्योरिटीज में मजबूत होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें रैंडम फिजिकल प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे कैसे किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है, ठीक है ना, उसके अनुसार रैंडम नंबर बनाया जा रहा है, इसीलिए इसको ट्रू रैंडम नंबर बोल रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कोई डिफाइंड तो है नहीं, वो मतलब लाखों करोड़ों अरबों खरबों उसमें अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें लाखों करोड़ों अरबों खरबों पैटर्न होंगे उसके मूवमेंट के, ठीक। तो और ये फिजिकल प्रोसेस है, किस तरह के मूवमेंट कर रहा है उस हिसाब से रैंडम नंबर बन रहा है ये, ठीक। तो इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैप किया जाता है, इसके मूवमेंट को ब्लैक फॉस्फोरस और ग्राफीन मटेरियल में, और फिर जैसा इसका जो फिजिकल प्रोसेस होता है, मूवमेंट होता है, उसके हिसाब से रैंडम नंबर बनाते हैं, जिसको कि हम ट्रू रैंडम नंबर बोल सकते हैं, ठीक। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया है। और अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने ये ट्रू रैंडम नंबर बनाया है, ठीक। तो ये चाहे कैसा भी टॉपिक हो, बिल्कुल आसान भाषा में आपके लिए लेके आता हूँ पूरी मेहनत के साथ में। अगला टॉपिक है आर्टिकल्चर लिटरेचर के क्षेत्र में इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब देखो पहले तो आप लोग को समझा देता हूँ कि बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में डिफरेंस है। बुकर प्राइज जो होता है, ये देखो एक तो ये ब्रिटेन का अवार्ड है, ठीक। ब्रिटेन का अवार्ड है, वहाँ पे जो लोग उपन्यास लिखते हैं तो उनको जो है सेलेक्ट वेलेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पे उनको मिलता है, ठीक। वहीं पे पब्लिश, वहीं पे लिखा गया, वहीं के लोगों ने लिखा, वहीं पे पब्लिश हुआ, वहीं पे उनको मिला, ठीक। तो ये जैसे भारतीय पहले जीत चुके हैं बुकर प्राइज हमारे यहाँ से, अरुंधति राय जीत चुकी हैं, अरविंद अधिक जो है ये जीत चुके हैं, ठीक। इनकी बताइए कौन कौन से उपन्यास हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेशनल बुकर प्राइज की। इंटरनेशनल बुकर प्राइज एक नए तरीके की कैटेगरी है, 2005 में आई थी। इसमें यह है कि पूरी दुनिया में कोई भी लैंग्वेज में, ठीक, कोई उपन्यास लिखा गया, ठीक। जैसे कि गीतांजलि श्री जी को यहाँ पर गीतांजलि श्री जी ने हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में एक उपन्यास लिखा था, रेत समाधि, ठीक। लेकिन ये कैटेगरी ये कहती है इंटरनेशनल बुकर प्राइज में कि उस कोई भी लैंग्वेज में हो, उसको आपने ट्रांसलेट किया हो इंग्लिश में, और ट्रांसलेट इंग्लिश में करके पब्लिश किया हो ब्रिटेन या फिर आयरलैंड में, ठीक। तब जब उसमें फिर इस कैटेगरी में आएगा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज की कैटेगरी में, और फिर जब सेलेक्ट होगा तो प्राइज मिल सकता है, ठीक। तो ये नई कैटेगरी आई थी, तभी इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज बोला जा रहा है, सिर्फ बुकर प्राइज नहीं बोला जा रहा है। मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो यहाँ पर रेत समाधि को टूम ऑफ सैंड में मतलब नाम से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया,
ठीक। और ट्रांसलेट करके आपका पब्लिश किया गया ब्रिटेन और आयरलैंड में। पूरी दुनिया से जो है 2022 में 135 इस तरीके के उपन्यास आए थे, जिसमें से भारतीय जो गीतांजलि श्री हैं उनकी जो उपन्यास थी टूम्ब ऑफ सैंड, हिंदी में रेत समाधि, उसको जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। ठीक। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, कई सारे लोग कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत आसान बनाने की कोशिश करी है। ठीक। तो यहाँ पे इनको ये मिला है, और किसी भी भारतीय लैंग्वेज को, ठीक, किसी भी भारतीय लैंग्वेज को, और जो है पहली बार ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, वो भी हिंदी उपन्यास रेत समाधि को मिला। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भैया दोनों ऑप्शन दिया जाए कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला है, रेत समाधि को कि टूम्ब ऑफ सैंड को, तो टूम्ब ऑफ सैंड को मिला है, क्योंकि ये इंग्लिश ट्रांसलेटेड सर्वे मतलब जो वर्जन होता है उसको दिया जाता है। ठीक। अब इसमें जो है यहाँ पर एक चीज और भी है कि भैया इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि भैया कैसा ट्रांसलेशन किया जा रहा है वो भी तो डिपेंड करता है ना। तो डेजी रॉकवेल, इन्होंने ये है डेजी रॉकवेल, इन्होंने जो है इसको ट्रांसलेट किया था, तो इनको भी ये शेयर करके ये प्राइज दिया गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज। 2016 में ये हुआ था कि जो भी ट्रांसलेट करेगा इंटरनेशनल लैंग्वेज की, और जिसको भी इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलेगा, तो जो ट्रांसलेटर है उसको भी समान अधिकार, मतलब दोनों के बीच में इक्वल शेयरिंग में वो जो है पुरस्कार दिया जाएगा। तो डेजी रॉकवेल का भी जो है अब इक्वल शेयरिंग में अगर मैं बोलूँ तो जो ये 50,000 पाउंड मिला है यहाँ पर प्राइज मनी, ये दोनों लोग इक्वली शेयर करेंगे। ठीक। और ये वाली जो टूम्ब ऑफ सैंड है, इसको इंग्लिश पेन ट्रांसलेशन अवार्ड भी ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक। तो ये चीजें कुछ हैं जो याद रखना। इसमें 80 साल की एक महिला है जो कि प्रैक्टिशन का अपना फेस देख चुकी है अपनी लाइफ में, तो कैसे वो फिर से पाकिस्तान जाना चाहती है, सारी चीजें फिर से जो है उसको देखना चाहती है, गलत करना चाहती है, जो भी है, तो वो सब चीजें इसमें बताई गई थी। तो उसके लिए जो मिला है इनको गीतांजलि श्री जी को। ये मैनपुरी की रहने वाली हैं, और रेत समाधि हिंदी में इसका नाम था। और डेजी रॉकवेल ने जो है, जो ग्रैंड डॉटर है नॉर्मन रॉकवेल, उनकी जो है उन्होंने जो है ट्रांसलेट किया था, और उन्होंने ही पेंट भी किया हिंदी और इंग्लिश एडिशन के जो कवर पेज है उसको पेंट भी इन्होंने किया डेजी रॉकवेल ने। ठीक। तो बहुत सारी चीजें हैं, क्वेश्चन पक्का इसमें बनेगा, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको एम्फेसिस करके बताया है। अगला टॉपिक है भारत ड्रोन महोत्सव 2022। पहला क्वेश्चन, मतलब इससे क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ हुआ महोत्सव। ठीक। और इसमें 150 ड्रोन पायलट, अच्छा यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया। ठीक। ये चीज ध्यान रखना। 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट दिए गए। अब देखो पायलट के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। ठीक। ड्रोन के बारे में कहाँ उड़ा सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, कितने भार का होना चाहिए, कब लाइसेंस सर्टिफिकेट लेना है नहीं लेना है, कौन ड्रोन सप्लायर्स हैं, तो उनके लिए एक ड्रोन पॉलिसी आई थी जो कि हम लोगों ने पढ़ी हुई है ऑलरेडी। ठीक। लिबरलाइज्ड वाली ड्रोन पॉलिसी। ठीक है। तो जिसमें कि रेड एरिया क्या है, ग्रीन एरिया क्या है, येलो एरिया क्या है, कितना वेट है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर इंडियन सिविल एविएशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, उसके अंतर्गत ये ड्रोन पॉलिसी आती है, ये ध्यान रखो। ड्रोन के कई सारे यूज हैं जो मोदी जी ने बताया, डिफेंस में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, आपदा प्रबंधन में, कृषि के क्षेत्र में, टूरिज्म, फिल्म, एंटरटेनमेंट और कई सारे क्षेत्रों में इसका उपयोग होगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी का मानना है। और प्रधानमंत्री जी ने एक बोला भी है कि पीएम स्वामित्व योजना, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। ठीक। अभी इसके जो है वेब पेज भी दिखाऊंगा आपको, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, ढूंढना चाहिए। तो पीएम स्वामित्व योजना क्या है कि गांव के क्षेत्रों में जो ओनर है, ठीक, जिसका जो लैंड है, मान लीजिए आपके नाम पे लैंड है, तो आपका ड्रोन के जरिए जो है पूरा स्वामित्व, एक सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी कार्ड आपको मिल जाएगा। ठीक। जिससे कि खरीद फरोख्त करना भी आसानी हो जाएगी, और आपका मतलब जो है म्यूटेशन भी हो जाएगा कि भाई साहब हाँ आपका ही है, तो आप एक ओनर के तरीके से आप वो सर्टिफिकेट कर सकते हो कि दिस पोर्शन ऑफ लैंड इज माइन। ठीक। तो 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड भी जो है पीएम स्वामित्व योजना में ड्रोन का यूज करते हुए जो है दिए गए हैं। ठीक। साथ ही साथ जो है ये कहा जा रहा है 15,000 करोड़ की टर्नओवर की ड्रोन इंडस्ट्री हो जाएगी 2026 तक। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ड्रोन का बड़ा अच्छा उपयोग मुझे मिला केदारनाथ प्रोजेक्ट की समीक्षा करने में और प्रगति का जो है समीक्षा करने के लिए। अब मैं आप लोग को ले चलता हूँ वेब पेज पे, जहाँ पे पीएम स्वामित्व, प्रगति और ड्रोन पॉलिसी के बारे में आपको कैसे पढ़ना, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसके लिंक भी शेयर कर दूंगा आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए, ये पीएम स्वामित्व योजना वाला, इसका देखो फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सर्वे ऑफ विलेजेस। ठीक है। सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी कौन सी, ड्रोन वाली, इन विलेज एरियाज। ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत आता है, इसलिए मैं कहता हूँ ऑफिशियल पेज से पढ़ो।
आप अगर वहाँ पे ये नहीं आप विजिट करोगे तो आप हो सकता है वहाँ पे रूरल डेवलपमेंट वाले जो है मिनिस्ट्री को आप वहाँ पे मार्क करके आ जाओ क्वेश्चन में। तो देख रहे हो ये सब ड्रोन उड़ा रहे हैं। तो यही चीज़ वो बोल रहे थे मोदी जी कि हमने काफ़ी जो है इसका उपयोग किया है। ठीक, स्वामित्व ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, देखो सब कुछ वहीं पे दे रखा है। और इसको लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2021 में, पंचायती राज के दिन में ही। ठीक, और मोदी जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था और पायलट स्कीम थी। और ये मतलब वही रूरल इनहेबिटेड रिकॉर्ड ऑफ राइट यहाँ पे दिया जाएगा। तो चलिए ये पीएम स्वामित्व के बारे में हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रगति प्लेटफॉर्म क्या है। तो विकास पीडिया ये है, गवर्नमेंट का ही है, मेरा नहीं है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, तो इसको जो है 25 मार्च 2015 को लॉन्च किया गया था। इसमें समीक्षा करते हैं प्रधानमंत्री जी पीएमओ के, मतलब उसमें कि जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं डेवलपमेंट वाले वो कहाँ पहुँचे, उनका मॉनिटरिंग की जाती है। तो 3 tier सिस्टम होता है, पीएमओ, यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट। ठीक, तो ऐसे आपको जो है पढ़ना चाहिए। ठीक, इतना सा है। आपने जो करंट अफेयर भी पढ़ा, बैकग्राउंड भी पढ़ लिया, तो क्वेश्चन कहाँ से भी आ जाए यार, आप लोग की तैयारी हो रही है। सही तरीके से कैसे तैयारी करानी, ये चीज़ है। अगला है ड्रोन रूल, जो लिबरलाइज्ड आए हैं 2021 में, 26 अगस्त 2021 को आए थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत है। ठीक है, रूल्स 2021 में पब्लिश किए गए हैं। अब यहाँ पे जो है मतलब कई सारी चीज़ें जो है लिबरलाइज कर दी गई हैं। तो यहाँ पे 30 फीचर्स इन्होंने यहाँ पे बनाए गए हैं। और इंडिया को इन्होंने कहा है कि ग्लोबल ड्रोन हब बनाना है 2030 तक। तो यही सब चीज़ें बस एग्जामिनर भी यही खोलेगा। ठीक, और वो ऑफिशियल पेज पे ही जाएगा, वो देखेगा बोर्ड में लिखा हुआ, तो उसको उसको आसान हो गया। ठीक, कि भाई साहब वो अच्छा पूछेगा, अच्छा बताइए इंडिया को जो है पोटेंशियल ग्लोबल ड्रोन हब बनाना है, बताइए 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक, 2040 तक। उसके लिए आसान ना। तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग यहाँ से इसको ऐसे पढ़ा करिए। बाकी इसमें फी रिड्यूस कर दी गई है, फॉर्म रिड्यूस कर दिए गए हैं। येलो जोन क्या है, रेड जोन क्या है, ग्रीन जोन क्या है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक, तो जो है यहाँ से पूछ सकते हो। तो ये लिंक जो है आप लोग बताइए, तो मैं शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ में। बस आप लोग का जो है मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इंट्रैक्शन बढ़े तो और अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ में आज का सेशन खत्म करते हैं। अगर पसंद आता तो लाइक करिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करिए। क्या पसंद नहीं आया बताइए जरूर, तो उसको हम सुधार करेंगे। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम। इस नंबर पे आप लोग जानकारी ले सकते हैं पेड ग्रुप्स की।